वेलकम बैक गाइस टू दिस न्यू एपिसोड विद अ न्यू स्टोरी। और ये कहानी मेरे पास कल रात को आई थी और इसको पढ़ने के बाद मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गए कि लोग कितना हद तक गिर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए। तो हमारी आज की कहानी मुझे ये सोचने पे बेसिकली मजबूर कर देती है कि हमारे बीच में जो अपने सगे वाले हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं, वो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको भी गिराने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले इस कहानी में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 7 कैरेक्टर हैं। ठीक है, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा क्रूर और विशियस है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है आलम, जिसकी एज अराउंड 19 है। उसकी मदर है, उसकी सिस्टर है, उसका भाई है और उसकी वाइफ है। एक उसके चाचा भी हैं और उन चाचा की लड़की भी है। आलम के फादर की गवर्नमेंट जॉब थी और उनके गुजर जाने के बाद ये जॉब गवर्नमेंट वाली आलम को मिल जाती है। और आलम को मिलने के बाद वो ये सोचता है कि अब मुझे अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, क्योंकि इस फादर वॉज द ओनली पर्सन अर्निंग जिनसे उनका ब्रेड एंड बटर चलता था। तो वो सब कुछ छोड़ के उस गवर्नमेंट जॉब में बहुत ही मेहनत करता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और उसके चाचा, जो उसके कज़िन अंकल थे, वो इस चीज़ को देखते हैं कि इनके लड़के के पास गवर्नमेंट जॉब हो गई है एंड वो सोचते हैं कि मेरी बेटी की अगर शादी इससे हो जाएगी तो मेरी बेटी सुखी हो जाएगी। मतलब वो होता है ना, आज भी इंडियन मेंटालिटी है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी सेक्टर। और जैसे जैसे समय निकलता है, उनके अंकल ने इनके घर में इंटरवीन करना बहुत ही ज़्यादा कर दिया था। आलम 22 का हो गया था और आलम के अंकल ने इनकी मदर को बहुत ज़्यादा फोर्स करना चालू कर दिया कि आप आलम की शादी मेरी लड़की से करवा दो, कैसे भी करके। और आलम की मम्मी आलम से ये बात करती हैं कि भाई तुम चाचा की लड़की को एक बार देख लो, अगर तुम्हें समझ में आता है तो। आलम उस चीज़ को नकार देता है। वो ये बोलता है कि अभी मुझे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, भाई और बहन को पढ़ाना है और बहुत सारी चीज़ें करनी है, मैं अभी शादी के चक्कर में नहीं पड़ सकता। और सेम कन्वे कर देती हैं उसकी मम्मी मैसेज उसके चाचा को। उसके चाचा दुखी हो जाते हैं और वो नाराज़ हो जाते हैं और वो आते रहते हैं उनके घर पे, लेकिन एक वो खटक हमेशा रहती है कि यार मेरी लड़की के रिश्ते को ना बोल दिया। आलम बेसिकली एक लड़की को चाहने लगा था जो उसके साथ ही जॉब करती थी। वो दोनों एक ही कास्ट से बिलोंग करते थे और इन दोनों ने मतलब ये सोचा कि हम दोनों मैरिज कर लेते हैं ताकि ये प्रेशर भी हट जाएगा, घर पे 2 जन कमाने वाले भी हो जाएंगे और साथ ही साथ ये फैमिली को मना भी लेंगे कि भाई ठीक है, हम दोनों कंपैटिबल हैं, एक साथ हम लोग जॉब कर रहे हैं एंड एवरीथिंग गोज स्मूथ। ये चीज़ होता है और आलम गेट्स मैरिड टू नूर। तो नूर इसके साथ जॉब कर रही होती है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होती है। उसके पापा मम्मी नहीं होते, वो अपने मामा मामी के साथ रहती है और ये लोग धूमधाम से शादी कर लेते हैं और घर पे आ जाते हैं। इन्हें लगता है सब कुछ ठीक है, ये लोग घर वाले इनके मान भी जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, सेम कास्ट की लड़की है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और इनको इतना है पैसा ही पैसा। तो एवरीथिंग गोज स्मूथ। बट उनके चाचा को ये चीज़ खटक जाती है कि यार मेरी लड़की को इन लोगों ने ना बोल दिया और इन लोगों ने अब शादी भी कर ली है। तो उसके चाचा इनसे रिश्ता बेसिकली तोड़ लेते हैं, इनके घर पे आना जाना बंद कर देते हैं। लेकिन निशा बानो, जो आलम की कज़िन थी और आलम के चाचा की लड़की थी, वो इनके घर पे आना बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट कर देती है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरवीन कर रही है। इवन आफ्टर मतलब उसी लड़की से आलम की शादी होने के लिए उसके चाचा बहुत फोर्स कर रहे थे। और शादी होने के बाद जो नूर से इसकी शादी हो गई, उसके बाद निशा बानो घर पे आना जाना बहुत ही ज़्यादा कर देती है, विच वॉज रियली एग्रेसिव। और उनकी शादी के बाद घर में अजीब सी चीज़ें चालू हो जाती है। मतलब अधिकतर उनके घर में कोई बीमार रहता है या इनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ हमेशा लगा ही रहता है। और नूर जो आलम की वाइफ थी, बेसिकली वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक 23-24 उम्र की लड़की, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। अचानक से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होने लगता है। ये शादी के 4 महीने के अंदर उसके बाल टूटने लगते हैं, उसको बोन डिफिशिएंसी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ लग जाती हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मे बी सबको लगा कि मतलब अचानक से शादी हुई है, दैट्स वाई तबीयत ख़राब रह रही है, और देयर में भी लॉट ऑफ रीजंस, ये सोच के उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बीमार रहना तो ठीक था, बट नूर ये क्लेम करती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसे मतलब कोई आगे पीछे घूम रहा है, उसकी कोई परछाई फॉलो करती रहती है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करे। बट घर वाले बोलते हैं कि उसके मन का वहम है, इग्नोर करो, ये सब चीज़ें तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसे करके उस बात को ही टाल देते हैं। फिर एक रात नूर को अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी टेरेस पे। मतलब सोते हुए उसे ऐसा लगा कि कोई ऊपर टेरेस पे कुछ बोल रहा है और उसे आयतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो वो टेरेस पे जाती है, वो देखती है और वो शॉक हो जाती है। वहाँ पे उसे एक बहुत ही बड़ा इंसान दिखता है जिसका फेस बहुत ही वियर्ड है और उसकी आंखें भी बहुत ही वियर्ड सी हैं। वो एकदम घबरा जाती है। बट नूर वॉज अ करेजियस गर्ल,
उसे लगता है ये कोई जिन है और उसे मारने लगती है कि तुम भागो यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे घर को बर्बाद कर रहे हो, तुम मेरे पीछे पड़े हो। और उससे समझ भी नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। वो होता है ना कि आप इंस्टेंट या रिएक्ट कर देते हो। आपको अगर डर लगता है या तो आप उस डर को फेस करोगे या तो आप भागोगे। तो नूर उसको फेस कर देती है और उसे मारने लगती है। ये आवाज़ सुन के घर वाले दौड़ के आते हैं। उनको लगा क्या हो गया, नूर क्यों चिल्ला रही है। वो देखते हैं कि नूर दिलशाद को मार रही थी, जो आलम का भाई था। और ये सब देख के शॉक हो जाते हैं। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बस नूर वॉज नॉट इन हर सेंसेस। वो मारे जा रही है। ये देखने के बाद आलम को कुछ समझ नहीं आता। वो नूर को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे नहीं रोक पाता और उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है। नूर अपने सेंसेस में आती है। उसे लगता है कि उसने क्या किया, उसे कुछ याद नहीं। वो बोल रही थी कि यहाँ पे एक जिन था, मैं उसे मारने की कोशिश कर रही थी। बोलते नहीं, आप दिलशाद को मार रही हो, भैया को क्यों मार रहे हो। एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये अचानक से क्या हो गया। नूर का तो ऐसा कभी बिहेवियर था ही नहीं, एग्रेसिव तो नूर थी ही नहीं। और ये सब सुन के सब कुछ मतलब एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं। दिलशाद वॉज कंफ्यूज इटसेल्फ, क्योंकि वो सो रहा था और उसे कोई मतलब आप ये समझो कि आपको सोते हुए कोई आके मारने लगे, हाउ डज इट फील। नूर को सब शांत करते हैं, नीचे ले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि दे आर एक्सपेक्टिंग देयर बेबी। और पूरा घर खुश हो जाता है कि भाई चलो कुछ अच्छी खबर आई, हमारे घर में एक नया मेहमान आने वाला है। और पूरा घर खुशी से झूम रहा था। निशा बानो भी आती है उनके घर पे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है और उनको अच्छे से गुड विशेस देती है। और नूर को ये बोलती है, क्या भाभी तुम्हें यकीन है कि ये बच्चा तुम्हारा है? तुम्हें लगता है उस जिन का बच्चा भी हो सकता है? मतलब आप कनेक्ट कर पा रहे हो इस चीज़ को कैसे? मतलब कोई एक बंदा तुमको आके बोले कि ये बच्चा ही तुम्हारा नहीं, वो इस जिन का बच्चा है। और नूर बहुत ही वियर्डली उस चीज़ को लेती है। उसे समझ भी नहीं आ रहा कि क्या मतलब निशा बानो ऐसा क्यों बोल रही। वो तो मेरे साथ बहुत अच्छी थी और बहुत ही लवी डवी थी और अचानक से उसने ऐसा क्यों बोल दिया। वो दिन रात उसे सोचती रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे आवाज़ें सुनाई दे रही है, उसे परछाई दिख रही है, वो डर रही है, उसे अपनी जान का खतरा लग रहा है। फिर एक दिन इनकी पूरी फैमिली किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने जाती है और नूर बीइंग प्रेग्नेंट वो नहीं जा पाती। वो सोचती है कि मैं घर पे रहूँगी, आराम करूँगी, क्या जाके वहाँ पे करूँगी। और ये लोग फैमिली फंक्शन अटेंड करके वापस आते हैं और वो देखते हैं कि घर में उनको नूर दिख नहीं रही है। और वो लोग पूरा घर देखते हैं, सब कुछ ढूंढ डालते हैं। आलम भी ढूंढ रहा है, सब कुछ ढूंढ रहा है, कोई उनको नूर नहीं दिख रहा। क्योंकि यार बच्चे की माँ है वो, मतलब वो कैसे क्या करेगी। और इनको दिखता है। फिर अचानक से हल्ला हो जाता है घर पे कि नूर भाभी तो यहाँ गिरी हैं। और सबको समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। सब दौड़ते हैं, देखते हैं तो नूर हैज़ डन सुसाइड। वो अपने टेरेस से कूद के अपनी जान दे चुकी है। और एवरीवन वाज कंफ्यूज कि अभी तो इनका घर में सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से क्या हो गया। और पड़ोसी स्पेकुलेशंस लगाने लगते हैं कि यार इन लोगों ने कुछ किया होगा, मतलब माँ बनने वाली लड़की अगर कोई कूद के जान दे दे तो ऐसा तो क्या ही हो गया। बट समवेयर आलम की मदर रुकैया को ये लगने लगा कि इनके चाचा के घर से ही कुछ तो हुआ है, इन लोगों ने कुछ तो किया है जो हमारी फैमिली इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो रही है। और वो ये सोचती है कि वो निशा बानो पे नज़र रखेगी जो उसके चाचा की लड़की है। और वो निशा बानो नूर के जाने के बाद, मतलब नूर के सुसाइड करने के बाद घर में बहुत ज़्यादा आने लगी, सबका ध्यान रखने लगी, सबको ये प्रूव करने लगी कि भाई नूर के जाने से कोई मतलब नहीं है, मैं हूँ, मतलब आई एम देयर फॉर यू गाइस। और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगी। और ये सब का नेचर देख के सब लोग कंफ्यूज हुए थे कि मतलब निशा बानो अभी ऐसा क्यों कर रही है। और समवेयर वो ये प्रूव कर रही थी कि मैं अब तुम्हारी होने वाली बहू बनूंगी। आलम जो नूर से प्यार करता था वो भी 3-4 महीने के अंदर नूर को भूल गया। मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो निशा बानो के साथ एग्री कर जाता है शादी करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। एंड एवरीवन मतलब ये बिलीव कर लेते हैं कि भाई यही हमारी घर की बहू है। और ये सब देख के मतलब जो उसकी मदर है आलम की, वो ये सोचती है कि अचानक से ये कैसे हमारे घर में मतलब इतनी विपत्तियां आ गई, मतलब इतनी आपदा कैसे आ सकती हैं। वो ये निशा बानो पे नज़र रख रही है। और एक दिन उसको खिड़की से जाके देखती है कि निशा बानो, मतलब इनके घर में एक रूल था कि दूध पी के सोना है, ठीक है। तो रुकैया जो उसकी मदर है आलम की, वो दूध नहीं पी रही थी, एल्स सब लोग दूध पी रहे थे। और निशा बानो उस दूध में कुछ मिला रही है, पाउडर जैसा उसे दिखता है। वो जाके उसे देखती है और वो एकदम से शॉक हो जाती है सब देख के कि ये क्या कर रही है। बट वो उसे कन्फ्रंट नहीं कर सकती थी क्योंकि सबको घर में इसने ये प्रूव कर दिया था कि ये बहुत अच्छी है। तो ये अभी एकदम से कन्फ्यूजन उसको चल रहा है। वो ये सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे घर पे तो मुझे लगता है ये जादू वादू इसने कुछ किया हुआ है और मुझे इससे बचाना पड़ेगा अपने घर को। और आलम की मदर को कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सोचती है कि वो किसके पास जाए।
वो जाती है एक मौलवी साहब के पास, जो वहाँ के बहुत ही नामी गामी मौलवी साहब हैं। लोग ये कहते हैं कि अधिकतर वो हवा में बातें करते हैं और ये बिलीव भी किया जाता है कि उनके पास कुछ अच्छे जिन हैं जो उनकी सेवा करते हैं। रुकैया मौलवी साहब के पास जाती है और वो अपनी सारी बातें बताती हैं। तो मौलवी साहब उसे कहते हैं कि पूरा का पूरा ख़ानदान बस में करके बैठी है वो। और मौलवी साहब बोलते हैं कि अब तुम मेरे पास आ रहे हो जब एक मौत ऑलरेडी हो चुकी है। और ये सुन के रुकैया एकदम शॉक हो जाती है। वो ये सोचती है कि यार मेरे घर में तो मौत हुई है, मौलवी साहब को कैसे पता चला। फिर मौलवी साहब उसे बोलते हैं कि मैं कल तेरे घर पे आऊँगा हालचाल लेने के लिए और बताऊँगा कि आगे क्या करना है, मतलब हाउ टू टैकल द सिचुएशन। और फिर मौलवी साहब इनके घर जाते हैं। घर जाते ही निशा बानो अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो अचानक से उन्हें पूछने लगती है कि तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे, तुम क्यों आए यहाँ पे, निकल जाओ यहाँ से। और वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट करने लगती है, मतलब वो अनकंफर्टेबल एकदम से हो जाती है कि आपकी प्रेजेंस मतलब उसे हर्ट कर रही है। और मौलवी साहब ये सब सुनने के बाद घर से चले जाते हैं चुपचाप। वो रुकैया मतलब आलम की मदर को बोलते हैं कि तुम निशा बानो के घर में से एक पोटली मिलेगी, वो ढूंढो और वो लेके आओ। तो उसकी माँ कन्फ्यूज रहती है कि मैं वो पोटली कैसे ढूंढने जाऊँ, उसके रूम में कैसे जाऊँ। और पूरे दिन ये सोचती रहती है। और रात को निशा बानो किचन में खाना बना रही थी और आलम की मदर ये सोचती है कि यही सही मौका है वो पोटली ढूंढने के लिए। वो उसके रूम में जाती है और पोटली ढूंढना चालू कर देती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे वो पोटली मिलती है और वो ये पोटली लेके अपने पास रख लेती है। और सुबह जैसे ही वो पोटली लेके घर से निकलती है, उसका एक बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है। उसे लगती नहीं है लेकिन उसके पैर में थोड़ी सी चोट आती है। फिर भी वो जैसे तैसे करके मौलवी साहब के घर पहुंचती है और मौलवी साहब उसे दूर से देख के ही बोल देते हैं कि वो जिन भी कहीं ना कहीं आज़ाद होना चाहता है, इसीलिए तुझे आने दिया, नहीं तो बाइक की जगह ट्रक भी हो सकती थी। और उसकी माँ एकदम से शॉक हो जाती है कि मौलवी साहब को कैसे पता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और फिर वो मौलवी साहब उस पोटली को लेके अपने कमरे में चले जाते हैं और उसकी माँ को बोलते हैं कि जाते समय आलम के चाचा के घर पे एक बार नज़र मार लेना। तो आलम की मदर ये सोचती है कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं, वो धीमे धीमे करके जाती है और सोचती है यहाँ से मैं घर जाऊँगी, बहुत दूर है, उनके चाचा का घर बहुत नज़दीक था, तो वहाँ चली जाती हूँ। और वो उनके घर पहुँचती है, एकदम खंडर जैसा उनको घर लगता है कि साफ़ सफाई जैसे 1-2 महीने से नहीं हुई है। वो अंदर जाती है और देखती है कि उसके चाचा की, आलम के चाचा की वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और वहाँ पे निशा बानो की भी डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये देख के एकदम से घबरा जाती है कि आज सुबह तो निशा बानो मेरे घर पे खाना बना रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो देखती है कि दीवारों पे बहुत सारी चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी भाषा में लिखी हुई है। और उसकी चाचा की बॉडी बहुत दिन से वहाँ पड़ी हुई है, उसमें से बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल आ रही है। ये सब देखने के बाद उसकी मदर वहाँ से निकलती है और अपने घर को फटाफट भागती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर पहुँचने के साथ कुछ अलग ही सीन हो रहा है। वहाँ वो देखती है निशा बानो वहाँ पे डेड पड़ी हुई है और वो ये देख रही है कि वहाँ पे डेड बॉडी उसको उसके चाचा के घर पे दिखी थी। तो ये चल क्या रहा है। और उसके डेड होते के साथ डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, फटाफट एम्बुलेंस आती है, उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में और उन दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाता है। और पोस्टमार्टम कराने का पता चलता है कि दोनों की हार्ट स्टॉप हो गया था अचानक से। एंड दोनों को हार्ट अटैक आया था, फॉर सिमिलर काइंड ऑफ हार्ट अटैक। ये सब सुनने के बाद आलम की मदर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है कि ये सब क्या हो गया अचानक से, मेरा हंसता खेलता परिवार पूरा बिखरने पे आ गया है। आलम की मदर पूरे परिवार को पूरा सीन समझाती है और उनको फिर मौलवी साहब के यहाँ लेके जाती है। मौलवी साहब कहते हैं कि तुम वो घर खाली कर दो, नो डाउट वहाँ पे तुम्हारी बहुत यादें हैं, लेकिन उसे खाली करके निकल जाओ। क्योंकि आलम की पहली वाइफ के पेट में जो बच्चा था वो जिन का था और वो इसलिए उस घर से अटैच हो चुका है। नो डाउट वो तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा है अभी तक, लेकिन वो इवेंचुअली कर सकता है। तो तुम वहाँ से निकल जाओ और कहीं और शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, उसके अटैचमेंट को आप नहीं हटा सकते वहाँ से। और रुकैया यही करती है, पूरे फैमिली को लेके वहाँ से शिफ्ट हो जाती है। और आज भी जो मतलब मुझे स्टोरी आई है, आज भी वो घर उन्हीं के नाम है और ये चीज़ आज भी वहाँ पे है। बहुत सारे ख़रीदार आए हैं लेकिन वो ख़रीद नहीं पाते हैं और रुकैया उसे बेचती भी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो ये नहीं चाहती कि दूसरों को हर्ट हो। दैट्स वाई उसने अभी तक वो घर नहीं बेचा है। और उसके चाचा का घर पूरा खंडर हो गया है। लोग बोलते हैं वहाँ पे आज भी आवाज़ें आती हैं और वहाँ पे कोई जाता नहीं है शाम के बाद। तो यही वो कहानी थी जो मुझे आई थी। एंड तो मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा, बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि अपने लोग कैसे अपने ही पीठ पीछे छुरा भोंक देते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है।
तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और इन सब चीज़ों से सतर्क रहिए और अपने ईश्वर, अपने खुदा को याद करते रहिए। जय श्री राम।